हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या है इस चीज़ का, पहले वो समझेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर है सेम, सर्कुलर का मतलब है सर्कल, और मोशन का मतलब है मूवमेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, और हमारी जो स्पीड है वो क्या है, सेम है। यानी कि हम लोग स्पीड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं कर रहे। लेट मी से मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, तो मैं किसी भी पॉइंट पर अगर अपनी स्पीड को मेजर करूँगा तो वैल्यू मुझे क्या आने वाली है, हमेशा 5 मीटर पर सेकंड आने वाली है। लेकिन मुझे पता है अगर मुझे अपना मोशन अलोंग सर्कल रखना है तो हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। और ये आपको पता है, जब हम लोग स्पीड और डायरेक्शन में से अगर एक भी चीज़ बदल दें तो फिर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने वाला है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस सर्कुलर पाथ में ही मूव करते रहें। अगर आप लोगों को याद हो, वेलोसिटी जो होता है उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो होता है स्पीड और दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दूँ तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब स्पीड तो हमने कहा है कि सेम है, ये तो नहीं बदलने वाली, लेकिन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदल रहे हैं, तो इट मीन्स वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उस मोशन को आपको पता है क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ तो v माइनस यू बाई टी होता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं कि अपन वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं हर एक पॉइंट पर, तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन की तो बात होगी ही, तो उसी बात पर जाने के लिए अब हम लोगों को एक थोड़ी सी थ्योरेटिकली काम करना है। तो चलिए काम करते हैं। और जो भी मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स ले रहा हूँ वो एज पर एनसीईआरटी लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, चलिए तो पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी तक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, स्पीड सेम होगी लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, और उसी वजह से ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो चलिए, इन्होंने एक सर्कुलर पाथ का हिस्सा बनाया हुआ है लाइक दिस, कि सपोज कर लो हम लोग इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। दो पॉइंट बनाए हुए हैं, एक हो गया पॉइंट P, यहाँ पर लगा लो, और एक लगा लो पॉइंट P डैश। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के यहाँ पे मतलब पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप एक रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो या एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो कम से कम एक तो आपके पास रहे जहाँ से आप इसको रीड कर सको। सेंटर जो है इस सर्कुलर पाथ का वो C हो गया। अगर मैं इसको कंप्लीट एक सर्कल बना दूँ तो सपोज कर लो दिस इज द सेंटर सी सेंटर हो गया सर्कल का। और ये मैंने बना दिया पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सी P डैश का, और इसको नाम दे दिया R डैश वेक्टर। और P के लिए मैंने इसको लगा लो P, इसको लगा लो R वेक्टर नाम दे दिया है एज पर दी बुक। और इनके बीच का जो एंगल है उसको मैंने लेट कर लिया डेल्टा थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है जो आप ऐसे सीधी सीधी लाइनें खींचते हो, और जो आप एंगल में बनाएंगे सेंटर पे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
डेल्टा थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप यहां से यहां पे आए हो तो एक एंगल ट्रेस हुआ है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला है। दिस इज आर डैश, दिस इज आर वेक्टर। और उसके बाद ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे पता है अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ और मुझे वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो वो हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करता है। तो यानी कि पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी होगी उसका जो वेक्टर होगा वो v वेक्टर इस पॉइंट पी के टेंजेंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं p डैश की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा v डैश वो भी अलोंग दी टेंजेंट होगा। ये आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी बात की थी कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर निकालना होता है तो वो हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट की है। ओके, अभी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना हो तो पॉइंट P से लेकर P डैश तक अगर मैं एक एरो ऐसे लगा दूँ, एक सीधा एरो जैसे आप देख रहे हो, तो ये बन जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसकी वैल्यू है r, इन्होंने जो दी हुई है डेल्टा r। तो दिस इज डेल्टा r। तो ये आपका डेल्टा r क्या चीज़ है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं दोनों और P से P डैश है जिसको अपन ने डेल्टा r लिखा है। दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था? ये वो वेक्टर होता है जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन को कनेक्ट करता है। तो अभी अपन ने स्टार्टिंग पोजीशन या इनिशियल पोजीशन P मानी है और फाइनल पोजीशन P डैश माना, तो इसको अपन ने डायरेक्टली क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर P का एरो है, यहाँ पर P डैश का एरो है और P से P डैश का यहाँ पर एरो बनाया हुआ है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हेड टेल के सिस्टम से लाइक दिस, ऐसे होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है SP और ये आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, ये टेल बोलते हो और इसको आप हेड बोलते हो। ये चीज़ है आपको जो याद रखनी है, लिख देते हैं। दिस इज हेड, दिस इज टेल पार्ट। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया कि v वेक्टर r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और v डैश वेक्टर r डैश वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा आउट करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो मैं v वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज माई v वेक्टर, और जो v डैश है इसको मैं डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यानी कि v वेक्टर के टेल पर। ऐसे सपोज करो मैंने क्या किया, v डैश के पैरेलल ऐसे बना दिया बिल्कुल सेम टू सेम, और v डैश को भी पैरेलल सेम टू सेम बना दिया और इसकी जो टेल है वो इसकी टेल से कोइंसाइड करती। दिस इज v डैश। तो जब मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँगा तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया है तो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा, जिसको मैं क्या लिखता हूँ? डेल्टा v लिखता हूँ। ये डेल्टा r वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसी तरीके से ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ये इनिशियल है आपका, ये फाइनल के लिए लगा लो, और ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब आप देखोगे कि ये जो डेल्टा v है, अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करूं लाइक दिस, तो आपको क्या नजर आएगा कि ये जो डेल्टा v वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है डेल्टा r वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये दिस इज परपेंडिकुलर साइन। डेल्टा v वेक्टर जो है वो डेल्टा r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब इसको देखो, याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो v वेक्टर है वो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो v डैश है वो r डैश के परपेंडिकुलर है, क्योंकि लॉजिकली हमने देखा कि टेंजेंशियली होता है। तो क्लियर कट है
कि जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये डेल्टा आर वेक्टर है और ये डेल्टा वी वेक्टर है, तो ये आपस में क्या होने वाले हैं, परपेंडिकुलर होने वाले हैं। दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात जो आपने नोटिस करनी है। जो डेल्टा वी वेक्टर है वो आप देखो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। डेल्टा वी वेक्टर पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगी, तभी तो सर्कुलर पाथ ट्रेस होगा। अदरवाइज तो लीनियर वेलोसिटी तो उसको सीधे पाथ पे ले जाएगी, पर मुझे तो गोल गोल घूमना है। तो अगर गोल गोल घूमना है तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा सेंटर की तरफ खींचा जाना चाहिए। तो यानी कि हर एक मूवमेंट पर जो डेल्टा वी वेक्टर है, जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। अब आपको पता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में अपना एक्सेलरेशन भी होता है। तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो भी किसकी तरफ रहेगा, वो भी सेंटर की तरफ रहेगा। किसकी तरफ रहेगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हमने बात की वेलोसिटी बदल रही है तो इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंटर की तरफ रहेगा। एक्सेलरेशन किसकी तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, और इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर ए के पैर में सी लिख देते हैं, जहां पर सी का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या मतलब है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि ये वो एक्सेलरेशन है जो हमेशा मोशन को एक्सेलरेट रखेगा सेंटर की तरफ। बड़ा सिंपल सा सोचो, अगर मुझे किसी के अराउंड घूमना है तो मेरा मोशन भी तो उसके अराउंड ही रहना चाहिए। अगर आप घूमना तो इसके अराउंड चाहते हो और आप ऐसे ऐसे मूव करो तो फिर इसके अराउंड थोड़ी घूम पाओगे। आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए, एक ऐसी फोर्स चाहिए जो लगातार आपको क्या करे, उसके सेंटर की तरफ रखे। तो दैट इज वाई जो एक्सेलरेशन है उसे यहाँ पे क्या नाम दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन्होंने आपको वही समझाया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ रहने वाला है। इसे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मोशन के लिए अब वेलोसिटी कोई कांस्टेंट रेट पे तो चेंज हो नहीं रही है, हो भी सकती है ना भी हो, हम लोग मान के चल रहे हैं कि नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन की जगह हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, और उसी एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी नाम दे रहे हैं। अब आप देखोगे जैसे हम लोग पहले भी करते आए हैं कि अगर आप इन पाथ को छोटा कर दो, जैसे मैं इसको दोबारा बनाता हूँ आपका, ये तो मेरा डन हो गया जो समझाना था। तो मेन आपने इसमें क्या समझना था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, या एवरेज एक्सेलरेशन भी आप इसको बोल सकते हो। अब यही सेम चीज़ है, सेम सर्कुलर पाथ है, लेकिन अब जो पॉइंट P है और जो पॉइंट P डैश है वो थोड़ा सा क्लोज आ गए हैं। आपको याद होता होगा कि जब हम लोग एवरेज से इंस्टेंटेनियस जाते थे तो पाथ छोटा छोटा करते रहते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वेलोसिटी v वेक्टर हो गई और यहाँ पर v डैश वेक्टर हो गई। इसको आप सेंटर C मान लो, ये r डैश वेक्टर है, ये r वेक्टर है, और ये आपका डेल्टा r वेक्टर है, और दिस इज एंगल थीटा है। तो वही सेम चीज़ है, बस पाथ तो थोड़ा छोटा हो गया, और जब आप इसी को डिस्प्लेस करके अलग फिगर बनाते हो लाइक दैट, दिस इज v वेक्टर, दिस इज v डैश वेक्टर, तो ये डेल्टा v आपका इस तरीके से आ जाता है। और अगेन आप देखते हो कि सेम कहानी है, ऐसे कि सेम कहानी जाएगी। क्या सेम कहानी है
कि जो डेल्टा वी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है डेल्टा आर वेक्टर के, और डेल्टा वी वेक्टर जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और जो फिर एक्सेलरेशन होगा वो भी किसकी तरफ एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। और अभी बुक में इसको एवरेज एक्सेलरेशन बोला हुआ है, लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाएगा क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। ओके, तो अब ज़रा और जब पास लेकर आते थे तो अब आप याद करो तो फिर क्या होता था कि हम लोग लेट कर लेते थे कि जो टाइम में चेंज है डेल्टा टी है उसको आप अप्रोच कर लेते थे ज़ीरो की तरफ, याद होगा आपको। तो फिर उसमें क्या होगा, अब आप सिंगल एक पॉइंट की बात कर लेते हो कि आप P और P डैश को इतना पास ले आए कि अब आप उसको एक ही पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा, लाइक दिस, ये सेंटर है और ये होगा आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू P पॉइंट। तो अब आप देखोगे कि जो वेलोसिटी वाला वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बात अब आपको याद रखनी है कि एक्सेलरेशन इस केस में वो सेंटर की तरफ ही रहने वाला है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि अब जो इसका एक्सेलरेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। कब बोलते हैं, जब टाइम व्हेन डेल्टा टी जो होता है वो ज़ीरो पे अप्रोच कर जाए तो फिर उस एवरेज एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं, और ये टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है, ये चीज़ है। तो अब हम लोगों को इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैं अब यहाँ से डेरिवेशन ही लगा लिया, आप करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वी डेल्टा वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी, क्योंकि मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं तो यहां पर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हम लोग लगाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ये हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको पहली दो फिगर्स की कहानी मैं यहाँ पे दोबारा से रिप्रेजेंट करूँ तो वहाँ पर आपके पास क्या कहानी बन रही थी कि ये एक पाथ था सर्कुलर, पॉइंट P डैश, सपोज कर लो ये V डैश वेक्टर है और ये V वेक्टर और ये सेंटर, दिस वाज R वेक्टर, ये था R डैश वेक्टर और ये था डेल्टा R वेक्टर और ये था एंगल थीटा। ये कहानी थी। और फिर हम लोग क्या कर रहे थे, इसको यूज कर रहे थे V वेक्टर, V डैश वेक्टर और ये डेल्टा V वेक्टर। तो क्योंकि V डैश R डैश के ऊपर परपेंडिकुलर है, V डैश R डैश V वेक्टर R वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90-90 के एंगल्स हैं, तो फिर जितना एंगल R डैश और R के बीच बन रहा है वही एंगल V वेक्टर और V डैश वेक्टर के बीच में भी बनेगा, दैट इज डेल्टा थीटा। और इसी की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल्स CPP डैश और ट्रायंगल इसको सपोज कर लेते हैं GHI, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। आपको सिमिलर प्रूव नहीं करना है, सिंपली ये लिखकर कि R डैश और V डैश परपेंडिकुलर है, R और V वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए V डैश और V में भी एंगल डेल्टा थीटा बनेगा और दोनों ट्रायंगल्स विल बी द सिमिलर। अब आपको याद होगा कि ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली। तो मतलब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, R डैश ओवर R डैश के नीचे V डैश, और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड लगाएंगे
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड ओवर डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमने सारा मैग्नीट्यूड की टर्म में करना है, क्योंकि हम लोग साइड्स की जब बात करते हैं तो उनकी हम लोग वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वैल्यूज़ हमने कर दी। अब देखिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान में रखना है। मुझे डेल्टा वी वेक्टर से मतलब है, यानी कि मुझे इस चीज़ से मतलब है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये वाला पार्ट उठाओ चाहे ये वाला पार्ट उठाओ। हमारी बुक में इस पार्ट को लेकर सॉल्व किया गया है, तो आप भी इसी पार्ट को लेकर सॉल्यूशन कर देते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इन्होंने कैपिटल आर मान लिया एज पर बुक के अकॉर्डिंगली, कि ये रेडियस ही हो गया, मैग्नीट्यूड रेडियस ही होगा, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो जनरल में क्या लिखते हैं अपन, आर रेडियस लिख देते हैं, तो कैपिटल आर लिख दिया अपॉन वी का मैग्नीट्यूड वी लेट कर लिया इज इक्वल टू ये डेल्टा आर, इसको डेल्टा आर ही रहने दिया और ये डेल्टा वी ही रहने दिया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए था डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ऊपर चला गया, v और r रेसिप्रोकल हो जाएंगे और डेल्टा r का ये मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास डेल्टा v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या निकल के आ गया, v अपॉन r। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r हो गया रेडियस और डेल्टा आर वेक्टर मतलब का मैग्नीट्यूड मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको एक्सेलरेशन लिख देते हैं सेंट्रीपिटल, एरो हटा देंगे। ठीक है, अगर आप एरो लगाना चाहते हो तो फिर आप मॉडुलस भी यूज़ करो, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान रखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल यहाँ पे सेम है क्योंकि लिमिट दी जा रही है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, पहले तो अपन लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, वैल्यू पुट कर दो v अपॉन r, डेल्टा r का मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय डेल्टा t। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड तो वो आ गया और नीचे डेल्टा t आ गया, ये चीज़ आ गई। अब v अपॉन r तो फिक्स है, इनका तो लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, इनको बाहर कर दो। मैं ये वाला इरेज कर देता हूँ, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओके अगर चलिए एरो हटा दो तो v बाय आर तो बाहर ही कर दो, तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा t। अब आपको पता है डेल्टा r का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो यानी कि इस सारी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट लगी हुई है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो यानी कि एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, v² बाय r, ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, v² अपॉन r, यानी कि लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर को जब आप रेडियस के साथ डिवाइड कर देते हो तो जो एक्सेलरेशन आता है वो एवरेज एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये अपना ड्राइव हो गया। इसके बाद एक और फॉर्मूला ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में भी निकालेंगे, क्योंकि पेपर में हो सकता है दोनों ही पूछ लें या फिर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरे फॉर्मूले की इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। जैसे कि मुझे पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है। तो उसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी होता है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी।
ये एंगुलर वेलोसिटी है गोल गोल घूमने वाली कि कितने हम लोग रेवोल्यूशन लगा रहे हैं रेडियंस की टर्म में, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी टाइम टेकन। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब अगर मैं बात करूं, मुझे लीनियर वेलोसिटी की बात करनी है v की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं p से लेकर p डैश तक जा रहा हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने डेल्टा s सपोज कर लिया, यानी कि ये जो कर्व है, ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ का कुछ हिस्सा, इसकी जो लेंथ है वो मैंने क्या लेट कर ली? डेल्टा s लेट कर ली। तो इसको 1 लेट कर लेते हैं, 1। तो v लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे लिख लो, डेल्टा s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t। डेल्टा ओमेगा नहीं, तो ओमेगा लिखना होगा, यस ओमेगा ही आएगा, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपली एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये सपोज कर लो अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कहेंगे नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्टेंस हो गया, सिंपल लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली जो डेल्टा थीटा होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर सेंटर पे एंगल कुछ भी बन रहा है तो उसको रेडियन में लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस निकाल सकते हैं। तो मतलब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क क्या है? P से लेकर P डैश तक, जो है डेल्टा S, और रेडियस की वैल्यू अपन ने कैपिटल R लेट की हुई है, क्योंकि हमें यहाँ पे ही रिलेशन बनाना है तो कैपिटल R लेना पड़ेगा। तो यानी कि डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा S अपॉन डेल्टा R आ गई। अब डेल्टा थीटा की वैल्यू है ओमेगा इंटू डेल्टा टी, तो ये पुट कर दो, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी यहाँ से, और डेल्टा एस की वैल्यू है v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर। लो जी, हमने क्या किया, डेल्टा थीटा की जगह पुट कर दिया ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा एस की जगह पुट कर दिया v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी अपॉन, और r नीचे रेडियस का है वो सेम टू सेम लिख देंगे। डेल्टा थीटा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, सो यू आर गेटिंग ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। तो वेलोसिटी जो है लीनियर वो आ गई आपके पास ओमेगा r आ गई। तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन बन गया। अब एक्सेलरेशन जो निकाला था उसका फॉर्मूला बना था v स्क्वायर बाय r। v की वैल्यू क्या है? ओमेगा r है। तो जब आप लोग v की जगह ओमेगा r पुट करोगे तो स्क्वायर करने की वजह से ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे r, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, एक r से एक r कैंसिल, तो ये मेरे पास ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो दोनों फॉर्मूलाज में देखिए फ़र्क, देखिए इसमें लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर रेडियस डिवाइड में है और यहाँ पर रेडियस मल्टीप्लाई में है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा ड्राइव हो गया फॉर्मूला भी, दोनों फॉर्मूलाज। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हमसे इन्होंने निकलवाया हुआ है एक रिलेशन, मतलब और बनाया हुआ है, तो वो मैं बना देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप एक मतलब सेकंड में कितने चक्कर लगाने वाले हो, तो उसका ओमेगा से क्या रिलेशन है? 2 पाई न्यू। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो मुझे करना क्या है, जहाँ पर आपको ओमेगा दिख रहा है वहाँ पर आप 2 पाई न्यू पुट कर दोगे, स्क्वायर इंटू आर। तो स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और भी कुछ है? बस यही फील्ड है। तो ये एक और रिलेशन बन गया। ये
इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब ऐसे तो एक फार्मूला और भी होता है, जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी वो 1/t टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो, 4π², न्यू का स्क्वायर हो गया 1/t², तो 1/t² मल्टीप्लाई बाय r, तो ये आ जाएगा 4π² मल्टीप्लाई बाय r, ये चीज़ है। तो ये हमारे पास मतलब टाइम पीरियड की फॉर्म में भी रिलेशन बन सकता है। ओके, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये जो पार्ट है ख़त्म होता है। तो बात क्या रखनी है कि जब आप किसी भी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो तो आपका एक एक्सेलरेशन वहाँ पे काम करता है जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो, और वो आपको सेंटर की तरफ रखता है। इसके अलावा लीनियर एक्सेलरेशन होगा जो लीनियर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लगेगा, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जो डेल्टा थीटा या एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली लगता है। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ओके, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद मेरे पास एक टॉपिक रहता है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। चलिए वो टॉपिक करेंगे और फिर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा आज। तो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। तो इन्होंने मुझे क्या बोला हुआ है कि अगर मेरे पास कोई 2 बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ए की वेलोसिटी लगा लो va है और बी की वेलोसिटी लगा लो vb है, ये मैग्नीट्यूड कह दो। तो फिर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v a विद रिस्पेक्ट टू b वो होगी va वेक्टर माइनस vb वेक्टर, और अगर मैं b विद रिस्पेक्ट टू a की बात कर रहा हूँ तो vb वेक्टर माइनस va होगी। तो डायरेक्शन इन दोनों की डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम। तो वी कैन से vab जो है वो vba की इक्वल है, देख सकते हो सिर्फ साइन का फर्क है। लेकिन अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम है। अब जैसे आप किसी ए से बी की तरफ जा रहे हो, सपोज करो 5 मीटर है, तो चाहे आप ए से बी जाओ चाहे बी से ए आओ, डिस्टेंस तो 5 ही रहेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। वही चीज़ है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज बोथ आर ऑपोजिट। ओके, अब इन्होंने इसको एक एग्जाम्पल दी हुई है, रेन वाला क्वेश्चन किया हुआ एग्जाम्पल, वो करते हैं ताकि थोड़ा बेटर वे में समझ आ जाएगा। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जो स्पीड है वेलोसिटी है वो 35 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ही है। वोमेन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। और एक वीमेन है जो ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं, मतलब कि सपोज करो दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, तो वोमेन ऐसे जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है और इनकी जो स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। ये वीमेन की स्पीड लगा लो और ये रेन की लगा लेते हैं पर VR, ठीक है। ओके, उसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो वो उनको अम्ब्रेला होल्ड करना है, तो वो किस डायरेक्शन में मतलब अम्ब्रेला होल्ड करें। तो देखिए
क्लियर है कि रेन नीचे है और वीमेन इधर जा रही है, तो यानी कि इनका रिलेटिव मोशन हमने देखना है कि किस तरीके से आएगा। तो जब मुझे इनका रिलेटिव मोशन चेक करना है तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वी आर डब्ल्यू, आर रेन, डब्ल्यू वीमेन। तो ये अपना निकलेगा वी आर वेक्टर में से वी डब्ल्यू माइनस करेंगे। तो जब आप वी डब्ल्यू को माइनस करना चाहते हो तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करो, आप इस डायरेक्शन में इसको रिक्रिएट करो। वी डब्ल्यू आपने रिक्रिएट कर लिया, लेकिन अब आपकी डायरेक्शन जो है वो, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, वी डब्ल्यू मुझे माइनस चाहिए, तो इसीलिए मैं, अगर मेरा मूवमेंट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा डायरेक्शन में कर दूंगा, ताकि क्या हो जाए, वो वी आर माइनस वी डब्ल्यू मेरा कैलकुलेट हो जाए। अब अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो यू नो अपने को ऐसे इसको डायगोनल अटैच करना पड़ेगा। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर लगाएंगे, तो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर लगा दो। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कितनी वैल्यू आ रही है, एंगल ही निकालना है। ओके, तो दिस इज द थीटा, एंगल थीटा कि ये अम्ब्रेला होल्ड होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर 12 है, बेस 35 है, ये आ जा रहा है आपका 0.343। जब मुझे थीटा निकालना है तो इसको लिखूंगा मैं tan इनवर्स 0.343 और ये अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो मतलब 19 डिग्री, अगर आप इसको यूं करो ऐसे, तो ये ऐसे, तो बारिश के साथ, जैसे बारिश ऐसे गिर रही है तो उसके साथ 19 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा ऐसे। जैसे कि सपोज कर लो ये ऐसे सपोज कर लेते हैं, जैसे कि ये बारिश है तो ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा ऐसे 19 डिग्री, ये इट शुड बी 19 डिग्री, ठीक है। जैसे ये बारिश हो रही है, ये अपा, तो अपने को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, या ऐसे तो नहीं, ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं ना, आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो लाइक दैट ऐसे करेंगे होल्ड, ठीक है। तो ये 19 डिग्री पे होल्ड करना पड़ेगा मुझे, अगर आई वॉन्ट टू सेव मी फ्रॉम द रेन। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ओके, बारिश ऐसे, तो ऐसे 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 हो गया ना, ऐसे हो गया ऐसे। चलो खैर, एस्टिमेट लगाते रहिए, तो ये 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आएगा और ये टाइम। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है और मोशन इन अ प्लेन एंड हुआ। आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। रिवीजन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।